हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मी एंड माई यूट्यूब क्लासेज। और आज हम पढ़ेंगे संघीय व्यवस्था के बारे में। संघीय व्यवस्था के साथ साथ हम भारतीय संघीय व्यवस्था के कौन कौन से तत्व हैं और भारत के संविधान के अकॉर्डिंग किस तरह की व्यवस्था अपनाई गई है, उसमें एकात्मक लक्षण भी दिखते हैं। क्योंकि भारत न तो पूरी तरह से संघात्मक संघीय है और न पूरी तरह से एकात्मक है, इन दोनों का मिला जुला रूप है। संघीय व्यवस्था भी है और एकात्मक लक्षण भी है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो हम बात करें अनुच्छेद 1 के अनुसार कहा गया है कि भारत की व्यवस्था के बारे में ये कहा गया है कि भारत जो है, ठीक है ना, भारत के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट जो बात वो यही कही गई कि भारत राज्यों का संघ है। क्या कहा गया है? भारत एक राज्यों का संघ है, संघवाद नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है क्योंकि पूरी तरह संघवाद नहीं है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे जो पॉइंट लिख रहा हूँ, संघवाद नहीं है, भारत एक तरह से राज्यों का संघ है, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण एक पॉइंट हो जाता है कि भारत को राज्यों का संघ है कहा गया है और अनुच्छेद 1 में ये व्यवस्था कर दी गई है। अब हम देखते हैं यहाँ पे संघीय व्यवस्था को कि भारत में संघीय व्यवस्था है, स्थापित है। अर्ध संघ भी कहा जाता है, सहयोगी संघवाद भी कहा जाता है और सौदेबाजी वाला संघ भी कहा जा सकता है। तो एग्जाम में ध्यान रखना है कि कौन कौन से तत्व हैं जिससे हम पता लगाएं कि भारत में संघीय व्यवस्था भी है। तो देखिए, सबसे 1 मिनट तो पहले ये बता देता हूँ कि संघीय व्यवस्था क्या होता है। संघीय व्यवस्था का मतलब ये होता है कि भारत है वह संघात्मक रूप में है, लेकिन वह उसकी एक रूप और भी है कि उसकी शक्तियाँ हैं वो राज्यों में बटी हुई है, ठीक है ना। यानी केंद्र और राज्यों के बीच जो मिला जुला रूप होता है वो संघात्मक व्यवस्था कहलाता है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखें अमेरिका का, तो अमेरिका पूर्ण तरह से संघात्मक है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें जो शक्तियों का विभाजन है वो अलग अलग है। मतलब केंद्र को अलग शक्तियाँ दी गई, राज्यों को अलग है, दोनों का अलग अलग संविधान है, दोनों के लिए नागरिकता अलग अलग है, दोहरी नागरिकता वहाँ पे अपनाई गई है। तो वहाँ पे तो प्योर ही संघवाद कहा जाता है, लेकिन भारत में भी संघवाद का रूप अपनाया गया है और एकात्मक रूप भी अपनाया गया है। तो संघात्मक रूप में भारतीय संविधान में कौन कौन सी विशेषता है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, शक्तियों का विभाजन आपको पता है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची? 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है कि किस विषय पर केंद्र कानून बनाएगा और कौन से विषय पर राज्य कानून बनाएगा। तो इस तरह से संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्तियों का विभाजन किया गया है, तो ये आपको ध्यान होगा। एक तो है संघ सूची, ठीक है, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। तो इस तरह से ये लिस्ट है जिसमें अलग कहा गया है कि संघ सूची, राज्य सूची और जो समवर्ती सूची है ये शक्तियों के विभाजन को लेकर काम करेगी। यानी जो संघ सूची है, ठीक है ना, तो संघ सूची पर इसके अंदर जो विषय हैं लगभग 100 के आसपास विषय हैं। तो इस के अंतर्गत जो विषय उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा? संघ सूची पर कानून कौन बना सकता है? केंद्र। कौन बना सकता है? केंद्र सरकार। राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सरकार है। और समवर्ती सूची पर ये भी कानून बना सकता है और ये भी बना सकता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि संघात्मक व्यवस्था का यही होता है कि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, ठीक है ना। तो यह पहला जो रूप है वो भारत की संविधान व्यवस्था में भी अपनाया गया है। जैसे आप देखते हैं केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है। केंद्र की सरकार की अलग व्यवस्था है, वो उनकी अलग शक्तियाँ होती हैं और राज्यों की अलग होती है। तो ये एक तरह से हम कहें कि संघीय व्यवस्था है, ठीक है ना, शक्तियों का विभाजन है, बिल्कुल। अब दूसरा पॉइंट, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये बहुत जरूरी होना चाहिए। संघीय व्यवस्था में जो न्यायपालिका है वो निष्पक्ष और स्वतंत्र होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि संघीय व्यवस्था में क्या होता है कि केंद्र और राज्य दोनों को न्याय की जरूरत होती है, दोनों को न्याय की दरकार होती है। तो जो न्याय के लिए न्यायपालिका होनी चाहिए, वरना तो केंद्र के पक्ष की ओर होनी चाहिए न राज्य के पक्ष की ओर होनी चाहिए। उसका एक तरह से अलग ही स्टैंडर्ड होना चाहिए और वो यहाँ पे है स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 to 4 के अनुसार ये व्यवस्था कर दी गई है न्यायपालिका के बारे में। तो ध्यान रखना, संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए, जो केंद्र राज्यों के बीच झगड़े का निपटारा कर सके। संघवाद के बीच जो समस्या है उसका समाधान है वो न्यायालय के द्वारा किया जाए। तो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। फिर है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक तरह से एकात्मक और भी इशारा करता है ये वाला, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है
कि संघीय व्यवस्था, यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, संघीय व्यवस्था में संविधान है वो कैसा होना चाहिए, सर्वोच्च होना चाहिए। केंद्र और राज्य सबके ऊपर, ये भारतीय संविधान में विशेष रूप से अपनाया गया है। भारतीय संविधान में जो व्यवस्था की गई है, यानी भारत की जो शासन व्यवस्था है, उसमें संविधान को सर्वोच्च माना गया है। केंद्र और राज्य इन दोनों के ऊपर संविधान का जो रूप है वह सर्वोच्च रूप है। जिस तरह से क्या हो सकता है कि केंद्रीय व्यवस्था और राज्य व्यवस्था संविधान के अकॉर्डिंग काम कर सके, तो अलग अलग व्यवस्थाओं को कहा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय संघीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण तत्व एक और ये कौन सा है, संविधान है वो सबसे ऊपर सर्वोच्च होगा राज्य और केंद्र के ऊपर। फिर है कठोर संविधान। कठोर संविधान, तो ये आपको ध्यान रखना है कठोर संविधान के बारे में। कठोर संविधान के बारे में ये ध्यान रखना है कि जैसे इजीली नहीं होना चाहिए, जैसे ब्रिटेन का जो संविधान है वो बहुत ही लचीला है, अमेरिका का जो संविधान है वो बहुत ही कठोर है। तो भारतीय संविधान में ये रखा गया है कि संघीय व्यवस्था में क्या होना चाहिए, संविधान है वो कठोर होना चाहिए ताकि इजीली इसमें परिवर्तन न हो और संघीय व्यवस्था है वो बनी रहे, वरना जो उसके औचित्य जो मूल्य होते हैं वो तुरंत ही अगर उसको चेंज कर दिया जाए तो बदल दिए जाते हैं। तो संविधान है वो सर्वोच्च होना चाहिए, ये बात यहाँ पे जरूर और महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखी जानी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि केंद्र राज्य दोनों ही संविधान से शक्ति प्राप्त करते हैं। केंद्र और राज्य, ठीक है ना, ये दोनों जो शासन चलाते हैं, ये दोनों शासन चलाते हैं और शक्ति कहाँ से लेते हैं, संविधान से लेते हैं। तो संविधान को सर्वोच्च बनाया जाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस अकॉर्डिंग देश की शासन व्यवस्था केंद्र में और राज्य में व्यवस्थित चलती है। ये इसका हो गया। नेक्स्ट वाला आगे देखें, द्विसदनीय व्यवस्थापिका, ये बहुत जरूरी है। संघीय व्यवस्थापिका में जैसे भारत की अगर बात करें तो आपने देखा होगा संघीय यानी संघ में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे ही राज्यों में भी विधानसभा विधान परिषदें होती हैं। तो इस तरह से संघीय व्यवस्था का ही एक रूप है कि द्विसदनीय विधायिका होनी चाहिए। द्विसदनीय विधायिका यानी 2 तरह की कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए। एक तो राज्यों में होनी चाहिए, राज्यों में सरकार बनाने के लिए कानून बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए, राज्य सरकार में विधानसभा करती है, ठीक है ना। और केंद्र में जो संसद है, केंद्र में संसद है, संसद में लोकसभा राज्यसभा ये है, वो अपने देश के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखती है। तो द्विसदनीय विधायिका है, दोनों में है, और इस तरह से ये संघीय व्यवस्था का एक रूप है। राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद है वह एक तरह से यूँ कहे कि ये एकात्मक का लक्षण है। क्या है, एकात्मक का लक्षण है। फिर भी इसमें शामिल क्यों है, क्योंकि भारतीय संघ में राज्यपाल के पद को संघात्मक व्यवस्था के रूप में माना गया है, क्योंकि यह संघ का ही एक रूप होता है, संघ का ही एक रूप होता है। जो जैसे अब बात करें हम, तो केंद्र में कौन होता है, संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति, और राज्य में कौन होता है, राज्यपाल। तो जो राज्यपाल का पद है वह भी इशारा करता है संघवाद की ओर, संघीय व्यवस्था की ओर, ठीक है ना। तो ये आप चीज़ इसको ध्यान रखेंगे। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट वो ये है नेक्स्ट की लिखित संविधान। संघीय व्यवस्था में होना क्या चाहिए, लिखित संविधान होना चाहिए। यहाँ पे आप ध्यान रखना, एकात्मक संविधान में लिखित हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन संघीय व्यवस्था में सबसे प्रमुख ये होना चाहिए कि संविधान है वो लिखित रूप में होना चाहिए, कि जब भी केंद्र राज्य के बीच में कभी मसला खड़ा हो जाए, कभी विवाद हो जाए, तो संविधान अगर लिखित है तो समस्या का समाधान हो जाता है, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, संघीय व्यवस्था का आधारभूत तत्व। हम ये आधारभूत तत्व की बात करें तो संघीय व्यवस्था का आधारभूत तत्व क्या होना चाहिए, लिखित संविधान होना चाहिए, क्योंकि संविधान के लिए महत्वपूर्ण बात रखी गई है। और भारतीय संविधान सभा द्वारा लिखित और निर्मित था। और वर्तमान तक अगर हम बात करें या जैसे, तो संविधान में जो 22 तो भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद है। ये भी वर्तमान में परिवर्तन के बाद बढ़ गए, लेकिन ऑथेंटिक में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और इस तरह से ये लिखित और निर्मित संविधान है, ब्रिटेन की तरह नहीं है, अमेरिका की तरह व्यवस्था है कि लिखित संविधान है। तो ये तो हमने अभी देख ली संघीय व्यवस्था है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक व्यवस्था में आपको ध्यान रखना कि संघात्मक में तो क्या होता है, संघात्मक जैसे ये पूरा एक देश है, पूरा देश है। अब यहाँ पे जो केंद्र है, ठीक है ना, तो केंद्र ने अपनी शक्ति राज्यों को बांटी है। किसको बांटी है, राज्यों को बांटी है। तो इस तरह से ये संघीय व्यवस्था होती है, और ये सब मिले जुले रूप है, सब क्या है, मिले जुले रूप है। तो ये तो कहलाता है संघीय व्यवस्था, जिसमें शक्तियों को बांटा गया है। संघीय व्यवस्था में शक्तियों का विभाजन होता है और व्यवस्थित काम किया जाता है। लेकिन एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है, एकात्मक व्यवस्था में केंद्र पावरफुल होता है और ये शक्तियों का विभाजन बहुत मुश्किल से करेगा, लेकिन करेगा। फिर भी हैवी, मतलब फिर भी उस देश में पावरफुल कौन होगा, केंद्र होगा।
शक्तियों का थोड़ा बहुत जरूर है कि बंटवारा, मतलब कहने का मतलब शक्तियाँ राज्य को दी गई है, लेकिन फिर भी एकात्मक व्यवस्था में पावरफुल है ना। देखो शक्ति सब और किस ओर इशारा करिए, पूरी शक्ति इशारा करिए केंद्र की ओर। तो इस तरह एकात्मक व्यवस्था में केंद्र है वो शक्तिशाली होना चाहिए। तो सबसे पहले हम नीचे वाले लास्ट वाले यहाँ पे जो ये पॉइंट इससे स्टार्ट करते हैं। तो संघीय व्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए कि केंद्र है वो सशक्त मजबूत होना चाहिए। जैसे अगर आप देखें जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, ठीक है ना, संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची। तो अगर आप गौर से देखें, अगर इसको ही देखें गौर से, तो यहाँ पे जो मैंने 3 लिखा हुआ है, तो संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? केंद्र बनाता है। राज्य सूची पर राज्य और संवर्ती पर दोनों। लेकिन अब ध्यान रखना कि संघ सूची इसको तो बनाता ही है, केंद्र इस पर कानून बनाता ही है, और समवर्ती अगर इस पर कोई कानून बनाना हो तो राज्य और केंद्र दोनों अगर एक ही संघ सूची समवर्ती के एक ही विषय पर कानून बनाते हैं तो लागू किसका होगा? केंद्र का होता है। और राज्य सूची में जो कोई विषय हैं, अगर ये राष्ट्रीय महत्व के हैं, क्या है? राष्ट्रीय महत्व के कोई विषय हैं, तो इस पर भी अनुच्छेद 249 के तहत 249 के तहत और इसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं कि जो राज्यसभा है वो संविधान के इस एक्ट के तहत राज्य सूची में भी कानून बना सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना है। अब देखो संघ सूची में कौन कौन से विषय होते हैं, तो संघ सूची में आप ध्यान रखना जैसे मुद्रा है, रेल सेवा है, रक्षा है, तो ये संघ सूची के विषय हैं। राज्य सूची के अंदर कौन से विषय है? पुलिस, न्याय, ठीक है ना, तो ये व्यवस्था जो इसमें आती है। और संवर्धित सूची में कौन कौन से विषय है, तो जैसे ध्यान रखना शिक्षा, वन, वन्य जीव संरक्षण और जनसंख्या नियोजन। तो ऐसे थोड़े बहुत ये जो मैंने आइडिया बताए वो अपने संघीय व्यवस्था के अंतर्गत इनका विभाजन है, उनकी शक्तियों में अंतर्गत देखा गया। तो मैं यहाँ पे बता रहा था शक्तिशाली कौन होना चाहिए? केंद्र राज्यों में शक्तिशाली हमेशा पावर है वो केंद्र के पास होना चाहिए, ताकि ये एकात्मक व्यवस्था बनी रहे, एक व्यवस्था बनी रहे, एकात्मक व्यवस्थाएं। फिर ये है एक संविधान। एक संविधान बहुत जरूरी है। संघात्मक व्यवस्था में, प्योर संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है? केंद्र का भी अलग संविधान होता है, राज्यों का भी अलग होता है। जैसे आप देखें अमेरिका का, तो अमेरिका में खुद का संविधान है, और अब जितने उसके 50 राज्य हैं उन हर एक के एक अलग अलग संविधान है। जबकि एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है? केंद्र राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान होता है। तो भारत के लिए, भारत में यही व्यवस्था है, केंद्र के लिए अलग संविधान नहीं है और राज्य के लिए भी अलग नहीं है, सभी दोनों के लिए एक ही संविधान है। और ये एक संविधान किस ओर इशारा करता है? एकात्मक की ओर इशारा करता है कि भारतीय जो व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था, वह एकात्मक की ओर झुकी हुई है। यानी भारत का जो संघीय रूप है वह एकात्मक की ओर झुका हुआ। क्यों? क्योंकि भारत के लिए एकात्मक व्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? संविधान है वो एक है, संविधान है वो एक है, केंद्र राज्य दोनों के लिए, और दोनों को ही इसी शक्ति प्रभावित होती है। फिर अवशेष शक्तियाँ, देखो ये शक्तियाँ जो विभाजन किया गया केंद्र राज्यों के बीच किया गया, लेकिन इसके अलावा वे विषय जो इनमें नहीं आते वे अवशेष शक्तियों के अंतर्गत आता है। और अवशेष शक्तियाँ हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है। और अवशेष शक्तियाँ किसके नियंत्रण में होती है? केंद्र के नियंत्रण में होती है। तो इस तरह से केंद्र हैवी है, केंद्र शक्तिशाली यहाँ पे हो रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। फिर संविधान संशोधन। अब हम संविधान संशोधन की बात करें तो आपको ध्यान होगा संविधान में संशोधन के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन किया जाता है। 68 के अनुसार तो 2 तरीके हैं, लेकिन वर्तमान में संविधान में संशोधन करने के लिए 3 तरीके लिए अपनाए जाते हैं। तो इसमें आप देखें संविधान में संशोधन करने के लिए राज्यों की अनुमति आवश्यक नहीं होती है, संसद अकेले ही संविधान में संशोधन कर सकती है। तो इसलिए राज्यों के पावर नहीं, राज्य को पावर भी नहीं यहाँ पे संविधान में संशोधन करने के लिए केंद्र शक्तिशाली। और केंद्र शक्तिशाली इसका मतलब क्या हो गया? संविधान संशोधन में केंद्र की भूमिका, और ये व्यवस्था एकात्मक व्यवस्था कहलाती है, ठीक है ना, एकात्मक व्यवस्था कहलाती है। अब जैसे किसी, ये भी देखो अब ध्यान रखना, किसी राज्य का नाम बदलना हो, भारत के अंतर्गत किसी भी राज्य का नाम बदलना हो, किसी राज्य की सीमा को कम या ज़्यादा करना हो, तो इसके लिए भी राज्य से परमिशन नहीं ली जाती है, और ये संसद के द्वारा कानून विधि बनाकर किया जा सकता है। तो यहाँ पे हर बात में यही हो रहा है कि केंद्र है वो शक्तिशाली दिख रहा है। तो शक्तिशाली होना, केंद्र को एक सशक्त मजबूत बनाना ही एकात्मक व्यवस्था का लक्षण होता है। फिर है एकल नागरिकता। तो यहाँ पे ध्यान रखना एकल नागरिकता भारतीय संविधान में संघात्मक में भी अपनाया गया है, क्योंकि संघीय व्यवस्था है, भारत की व्यवस्था है। एकात्मक व्यवस्था में होता क्या है? एकात्मक व्यवस्था में केंद्र राज्य दोनों के लिए एक ही नागरिकता का प्रावधान होता है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति जो राजस्थान का है या उत्तर प्रदेश का तो उससे उसकी अलग नागरिकता मिलती है, फिर दूसरी नागरिकता उसे भारत की मिलती है, नहीं।
वह उसे पूरे रूप में केंद्र और राज्य दोनों की एक ही नागरिकता उसे प्राप्त होती है, वो उसे भारतीय नागरिकता यानी इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है ना। तो संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है, दोहरी नागरिकता होती है। संघात्मक व्यवस्था में दोहरी होती है, जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो व्यक्ति है वो जिस राज्य में रह रहा है उसकी भी उसकी नागरिकता प्राप्त होती है, वो उसका भी फायदा उठाता है, और साथ ही साथ केंद्र की भी इसे नागरिकता मिलती है, केंद्र की सुविधा का उपयोग करता है। तो इसे दोहरी व्यवस्था पे मतलब दोहरी नागरिकता होती है संघीय व्यवस्था में। लेकिन भारतीय संघ व्यवस्था है फिर भी नागरिकता कैसी अपनाएगी, एकल नागरिकता। क्यों? क्योंकि भारत में अगर राज्यों के अकॉर्डिंग नागरिकता प्रदान की जाती तो भारत का विभाजन हो जाता। तो भारत को एक तरह से अखंडित रखते हुए यानी मजबूत और सशक्त बनाते हुए व्यवस्था क्या गई, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया। फिर है आपात शक्तियाँ। आपको ध्यान है अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति के द्वारा जो संवैधानिक अतिक्रमण होने पर राज्यों में आपातकाल लगता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। तो इसके द्वारा ये राज्यों के ऊपर लगता है और राज्य की सरकार जिस राज्य में रहेगा वहाँ की सरकार समाप्त हो जाती है और वहाँ पर कानून व्यवस्था कौन करता है, कानून कौन बनाता है, केंद्र बनाता है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत आप बात करें अनुच्छेद 356, इसके अलावा और भी 352 और 60 है, लेकिन 356 एक तरह से ऐसी व्यवस्था है जो इशारा करती है केंद्र की पावरफुल, यानी केंद्र है वो मजबूत बनता है। क्योंकि जैसे ही राज्यपाल कहेगा राष्ट्रपति को कि यहाँ पे आपातकाल लगा दीजिए, तो राष्ट्रपति तुरंत ही आपातकाल लगाता है और राज्य सरकार का पावर है वो एकदम स्विच ऑफ हो जाता है और वहाँ पे कानून व्यवस्था केंद्र कंट्रोल करता है। जैसे अब जम्मू कश्मीर की व्यवस्था को देखें तो पूरी तरह से केंद्र के पास शक्ति आ जाती है, यानी केंद्र हावी हो जाता है और राज्यों पर भी केंद्र की जो शक्ति है, केंद्र ही चलाता है राज्यों को भी। तो इस तरह की व्यवस्थाओं को हम कहेंगे एकात्मक व्यवस्था के लक्षण है जो भारतीय संविधान में शामिल है, ठीक है। इसके अलावा एकीकृत न्यायपालिका भी एकीकृत है। कहने का मतलब है कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और इसके बाद सबोर्डिनेट कोर्ट, यानी का मतलब सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जो राजस्थान मतलब हर राज्य में होते हैं और सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फिर हर राज्य की जिलों में होता है और इस जिलों के नीचे आते अधीनस्थ न्यायालय जो सबोर्डिनेट कोर्ट कहलाता है। तो इस तरह से ये न्याय व्यवस्था क्या है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है। एकीकृत न्याय व्यवस्था है जिसमें क्या होता है केंद्र राज्य दोनों के लिए अलग अलग न्याय व्यवस्था नहीं है। ये जरूर है कि राज्यों में हाई कोर्ट है, लेकिन ये केंद्र मतलब ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही व्यवस्था की गई, उसका ही एक रूप है, उसका ही अभिन्न एक हिस्सा है। इसलिए केंद्र के लिए अलग होगा, राज्य के लिए अलग होगा न्याय, ये अलग नहीं है। न्याय व्यवस्था राज्य और केंद्र दोनों के लिए एक है, एकीकृत है। और ये व्यवस्था एक तरह से केंद्र राज्यों के बीच विवादों का समाधान करती है। संघ और राज्यों के बीच का विवाद हो तो एकीकृत न्याय व्यवस्था जो निष्पक्ष रूप में काम करती है, यह इशारा करती है एकात्मक लक्षण की ओर। फिर है सशक्त केंद्र बता दिया। अब ये है आपको ध्यान रखना है राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाएं IAS IPS ऐसी जो सेवा है, ठीक है ना, वो अखिल भारतीय सेवा यानी राज्य संसद के द्वारा ही भारत में अखिल भारतीय स्तर की सेवाओं का गठन किया जा सकता है। ये राज्यों के पास पावर नहीं है। मतलब जैसे IAS वगैरह जो वैकेंसी होती है तो इसके जो अधिकारी होते हैं वो पूरे भारत में कहीं पे भी काम करते हैं। तो इस तरह से भारत का केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है राज्यों पर और ये अखिल भारतीय सेवा इस तरह की कर सकती है। दूसरा एक ध्यान रखना है अनुच्छेद 280, ठीक है ना, अनुच्छेद 280 की बात करें तो इसके द्वारा हम यहाँ पे बात करें वित्त आयोग, तो वित्त आयोग का गठन है वह केंद्र के द्वारा किया जाता है और वह केंद्र राज्य दोनों के लिए व्यवस्था करता है। तो वित्त आयोग की जो व्यवस्था है वो भी एकात्मक की ओर इशारा करती है, ठीक है ना। तो ये बहुत से ऐसे तत्व हैं और जैसे अनुच्छेद एक और भी है अनुच्छेद 252 253, ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था ऐसी है जो खुद ही राज्य कहते हैं केंद्र से कि आप राज्य सूची के ऊपर कानून बना दीजिए। तो ये जो पॉइंट है इससे आप ये तो समझ गए होंगे केंद्र शक्तिशाली है, केंद्र क्या है, शक्तिशाली है। और एकात्मक व्यवस्था के कौन कौन से लक्षण होने चाहिए, वे लक्षण जिससे केंद्र हावी दिखे तो वे एकात्मक व्यवस्था के लक्षण कहलाते हैं। और संघीय व्यवस्था के लक्षण है जिसमें केंद्र शक्तियों के बीच बंटवारा होता है और दोनों की शक्तियाँ और दोनों की शासन व्यवस्थाओं को निर्धारित में रखकर व्यवस्था की जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, तो इसको यहाँ पे ध्यान रखिए आप।
अब देखना है कि वास्तविक में अगर हम देखें भारतीय संविधान अपने शासन व्यवस्था में, तो व्यवहारिक में संघीय व्यवस्था का रूप कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है ना। या वास्तविक में भारतीय संविधान की जो व्यवस्था है उससे वर्तमान शासन व्यवस्था में संविधान का कौन सा रूप देखने को मिलता है, एकात्मक रूप देखने को मिलता है या संघात्मक देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो वो हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो देखिए भारतीय संघवाद की वास्तविक प्रवृत्ति के बारे में आपको ध्यान रखना है। भारतीय संघवाद, ओके, तो इसको देखिए भारतीय संघवाद की प्रवृत्ति और वास्तविकता, या हम कह सकते हैं व्यवहारिकता। तो व्यवहारिकता को आप ध्यान रखना है कि भारतीय संविधान के बारे में केसी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे विद्वान ने कहा है, केसी वेयर, केसी वेयर ने भारतीय संघवाद को नाम दिया है अर्ध संघात्मक व्यवस्था या अर्ध संघीय। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस विद्वान ने भारतीय संघीय व्यवस्था को अर्ध संघीय या अर्ध संघीय कहा है, तो वो कहा है केसी वेयर ने। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना है। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को क्या नाम दिया है, सहयोगी संघवाद। क्या नाम दिया है, सहयोगी संघवाद। भारत है वह न तो एकात्मक रूप में पूरी तरह से एकात्मक संविधान है और न ही संघात्मक व्यवस्था है। भारत है वो एक तरह से सहयोगी संघवाद है, ये बात कही है ग्रेविन ऑस्टिन ने। और केसीवर ने भी ये भी कहा है कि भारत न तो पूरी तरह से अमेरिका की तरह संघीय व्यवस्था का रूप है और न एकात्मक की तरह है, लेकिन झुकाव जरूर एकात्मक में है। तो इस तरह उन्होंने केसीवर ने अर्ध संघीय व्यवस्था का एक रूप कहा है। अब मॉरिस जोन्स, ये इंपॉर्टेंट है, मॉरिस जोन्स ने भारतीय संघीय व्यवस्था को सौदेबाजी वाला संघ कहा है। भारत है वो सौदेबाजी वाला संघ है, ये बात किसने कही है आपको ध्यान रखना है, ये बात की मॉरिस जोन्स ने, ठीक है ना। और इस तरह से भारतीय संविधान में सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप में हम देखें, सिद्धांत रूप में देखें तो संघात्मक व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें ये बात है एकात्मक की ओर दिखती है। तो जैसा आपने देखा होगा अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन किया जाता है, ठीक है ना, अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, यह आपस में राज्यों के मध्य जब विवाद होता है तो इन विवादों को सुलझाने के लिए केंद्रीय व्यवस्था के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। और व्यवहारिक में यहाँ पर हम देखते हैं ये एकात्मक व्यवस्था के रूप प्रकट होते हैं। और इसके अलावा आपात उपबंध जो मैंने बताया है, अनुच्छेद 352, 56 और 60, ये भी एक तरह से ऐसी व्यवस्था है जो केंद्र की ओर इशारा करती है। तो मेरे हिसाब से आई होप आपको ये जो लेसन है वो बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक है ना। और जिसमें हमने देखें तो संघीय व्यवस्था और एकीकृत भारत की एकीकृत व्यवस्थाओं को यहाँ पे एकात्मक व्यवस्था के लक्षण भी देखे हैं। और एक तरह से एक और ध्यान रखना है, संघीय व्यवस्था में एक और व्यवस्था है कि जो राज्य है, राज्यों की आश्रित नीति, इसका मतलब है कि केंद्र है वो शक्तिशाली है और राज्य है वो केंद्र के ऊपर आश्रित है आर्थिक रूप में, क्योंकि जीएसटी से फिर इसका कलेक्शन भी केंद्र के पास होता है और इसका वापस वितरण होता है। तो इस तरह से राज्य है वो आर्थिक रूप में केंद्र पर आश्रित है। तो ये व्यवस्था भी केंद्र को शक्तिशाली सशक्त बनाती है, यानी एकात्मक व्यवस्था है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर
और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।